कॉप 28 क्या समझते हो कॉप 28 से, या COP इससे क्या समझ में आता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है वो किसी भी समिट या किसी भी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई कन्वेंशन होता है तो उससे रिलेटेड जो मीटिंग्स होती हैं हर साल, समिट्स होती हैं, उसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो ये 28 नंबर है, मतलब वो सारी पार्टीज 28 टाइम के लिए मिल रही है। तो ये जो कॉप 28 जब बात हम करते हैं तो ये है UNFCCC से रिलेटेड। क्या है UNFCC? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 में पहली बार ये मीटिंग हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस जो है हुआ था जिसमें ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। ये हुआ था रायो डी जेनेरो में, और इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। 94 भी दिया, एक मिनट रुको, 92 क्या? हाँ, ये हो सकता है कि एनफोर्स पहली बार, लेकिन ये जो ट्रीटी अडॉप्ट हुई थी, ये जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, वो 92 में ही हुआ था। तो ये जो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो हुआ इस बार कहां पर? तो दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में। और दुबई कहाँ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट जो होगा यानी कॉप 29 वो है अजरबैजान में। अब ये जो कॉप है, कॉप क्लाइमेट समिट, वो एग्जैक्टली है क्या? तो 1992 में पहली बार एट द रियो अर्थ समिट 154 कंट्रीज साइंड अ मल्टीलैटरल ट्रीटी कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए 154 कंट्रीज ने एक मल्टीलैटरल कन्वेंशन अडॉप्ट किया। मल्टीलैटरल मतलब जिसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं, जिसका नाम दिया UNFCCC, जिसका की एम है टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस एट अ लेवल that would prevent dangerous anthropogenic or human induced interference with the climate system। क्या समझ में आता है इस पूरे सेंटेंस से? अगर हम इसके एम की बात करते हैं तो इससे क्या समझ में आ रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है, हाँ, तो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमें प्रिवेंट करना है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, उस कॉन्सेंट्रेशन को हमें प्रिवेंट करना है, क्योंकि जितना ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा ग्रीन हाउस गैस का, उतना ही ह्यूमन लाइफ के लिए ये खतरनाक होता चला जाएगा। इसीलिए ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशंस को मिटिगेट करना है। और टाइम टू टाइम अगर जितनी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, लास्ट स्लाइड में है इसका पूरा डिटेल्स की, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं। जैसे इसी के तहत पेरिस अग्रीमेंट बताए थे, याद है? 2015 में पेरिस अग्रीमेंट हुआ था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उससे कम से कम मैक्सिमम अगर उससे टेम्परेचर जो हमारा इंक्रीज हो सकता है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, वो 2 डिग्री सेल्सियस है। यानी 2 डिग्री सेल्सियस तक ही हमें टेम्परेचर इंक्रीज को कंट्रोल करके रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। सेकेंड, एक क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना है कई बार, मतलब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें क्योटो प्रोटोकॉल का जिक्र है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। तो ये सारा इसी के तहत अडॉप्ट किया जाता है। और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और भी बहुत सारी समिट्स होती हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ही होता है, ठीक है। The treaty came into force 2 years later, 1994, and since then the countries that are a part of UNFCCC meet yearly at different venues. तो starting में 154 parties थी और at present 198
पार्टीज या जो सिग्नेटरीज होते हैं, सिग्नेटरीज यानी कि जिन लोगों ने इस कन्वेंशन को साइन किया है वो, ठीक है। और COP29 जो है वो नेक्स्ट ईयर शेड्यूल्ड है अजरबैजान, नेक्स्ट ईयर यानी इसी ईयर, क्योंकि लास्ट जो हुआ था वो 2023 में हुआ था, तो इस साल के नवंबर में होगा अजरबैजान में COP29। अब ये जो COP28 था वो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्या क्या प्रिंसिपल्स जो हैं वो इसमें अडॉप्ट किए गए, क्या कोई बहुत बड़ा हाईलाइट है इसका या नहीं, कुछ बहुत बड़ा चेंज इसमें इंट्रोड्यूस किया गया या नहीं, किस हद तक ये सक्सेसफुल हो पाया जो हमारा गोल्स है उसको मीट करने में। जो अब अगर हम क्लाइमेट चेंज या इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है हमारा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है बाय द एंड ऑफ 2030। तो उसको पूरा करने के लिए हम ट्रैक पर हैं या नहीं। सेकेंड चीज हम बात करते हैं पेरिस अग्रीमेंट की, कि ठीक है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं कि पेरिस अग्रीमेंट के तहत हमें जो टेम्परेचर इंक्रीज है उसको कंट्रोल करना है, बट एफर्ट्स तो अभी से ही लेना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एंड में पहुंचेंगे तब 10 साल में देखेंगे कि क्या करना है, एफर्ट्स उसके लिए अभी से ही लेना पड़ेगा। और साइंटिस्ट का ऐसा मानना भी है कि वो जो 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज है, अगर प्रेजेंट पेस पे, जिस पेस पे अभी हमारा जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, तो वो डेफिनेटली 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करेगा ही करेगा। यानी बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी अगर अभी दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था ना, तो बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी वो 54 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इस COP28 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हाईलाइट की गई, जिसमें सबसे पहला था लॉस एंड डैमेज फंड। तो अब देखो, जब भी डेवलपमेंट होता है तो जो मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करते हैं श्रीलंका को और यूएसए को, तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, यानी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वहां पे बहुत ज्यादा होगा, लेकिन श्रीलंका की डेवलपमेंट की वजह से वो नहीं होगा। डेवलपमेंट कहीं और हो रहा है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो श्रीलंका को भुगतना पड़ रहा है ना। यानी करनी किसी और की और भरना किसी और को पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड को अडॉप्ट किया गया है कि जिन भी कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉस हो रहा है, उनके लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ फंड देंगी ताकि उनके डेवलपमेंट, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो COP28 मेंबर कंट्रीज reached an agreement to operationalize the loss and damage fund aimed at compensating countries grappling with climate change impacts। और इसका जो होस्ट होगा वो होगा वर्ल्ड बैंक, लेकिन ये अभी एक इंटरिम होस्ट की तरह रखा गया है, बाद में हो सकता है इसको चेंज किया जाए। होस्ट मतलब अब ये फंड है तो कोई ना कोई इसको मैनेज करने वाला भी चाहिए होगा, तो वो अभी कौन करेगा, तो वर्ल्ड बैंक करेगा। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन इस फंड को होल्ड कर रहा है, ये सारा चीज ध्यान में रखना पड़ता है। तो द वर्ल्ड बैंक विल बी द इंटरिम होस्ट ऑफ द फंड फॉर 4 years अलाइनिंग विथ UNFCCC एंड द पेरिस अग्रीमेंट। All developing countries are eligible to apply and every country is invited to contribute voluntarily। बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें अब इस फंड के लिए एलिजिबल कौन कौन सा है, कि कौन कौन सी कंट्रीज इससे कंट्रीब्यूशन ले सकती हैं। तो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज, यानी और डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्री का कोई फिक्स्ड डिमार्केशन नहीं है। इंडिया, हम लोग कहते हैं कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, चाइना भी कहता है कि वो एक डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि ये कंट्रीज के सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को डेवलपिंग बुलाते हैं या एक डेवलप्ड कंट्री बुलाते हैं। ठीक है, तो सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और इस फंड में कंट्रीब्यूट कौन कौन कर सकता है, तो हर एक कंट्री जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्राइटेरिया कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, उससे मतलब नहीं है। A specific percentage is earmarked for the least developed countries and the small island developing states। Small island developing states जैसे पैपुआ न्यू गिनी हो गया या फिर Seychelles हो गया या श्रीलंका। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा स्मॉल से बड़ा हो जाएगा वो, लेकिन पैसिफिक आइलैंड्स वाला जो हिस्सा है पूरा, वो कंट्रीज जो हैं वो इसमें उनके लिए एक स्पेसिफिक परसेंटेज इस फंड का एलोकेट किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी के इम्पैक्ट होने के हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो
इन्हीं कंट्रीज का है। और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को इसमें क्यों रखा गया है, उनके लिए क्यों, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को क्यों रखा गया है, उनके लिए एक स्पेशल फंड क्यों ईयर मार्क किया गया है परसेंटेज, क्यों? एग्जैक्टली, ये एक रीजन है कि उनके पास रिसोर्सेज को यूज करने के लिए अभी वो नहीं है। प्लस अगर वो क्लाइमेट चेंज की तरफ फोकस करने लगे तो जो भी फंड्स हैं उनके पास, वो अगर सिर्फ क्लाइमेट चेंज में कॉन्सेंट्रेट करने लगेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स हैं वो कहाँ से लेकर आएंगे, इसीलिए उनको अलग से एक फंड दिया गया है। तो बेसिक इंडिया का ना, जब भी इंडिया का हम पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, इंडिया का स्टैंड, तो इंडिया का एक स्टैंड है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। यानी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, कॉमन है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि हर एक कंट्री का क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। यूएसए जो है या यूके जो है वो डेवलप होना कब स्टार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री में ये बताए हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से यूके डेवलप होने लगा, उसके उसी टाइम के लगभग से यूएसए भी डेवलप होने लगा। इंडिया की डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई एक्चुअल सेंस में अगर हम देखें तो 1947 के बाद। तो अभी हमारे पास 100 साल भी नहीं मिले हैं जो कि हम ढंग से हम डेवलप हो पाए हैं, और आप डेवलपमेंट का प्रोसेस आपका 200 साल पहले स्टार्ट हो गया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो यूएस में और इंडिया में सेम है? और अगर लेवल ऑफ डेवलपमेंट सेम नहीं है तो हम दोनों, यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसमें आपके वजह से ज्यादा इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर में, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। यानी इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए और उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है, कम डेवलपिंग कंट्रीज भी लेंगी बट उतना ही लेंगी जितना उनकी औकात है। ठीक है, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट जो इसमें अडॉप्ट किया गया वो है ग्लोबल स्टॉकटेक टेक्स्ट। तो अब ये इसमें ही नहीं अडॉप्ट किया गया, ये 2015 में ही जब पेरिस अग्रीमेंट हुआ था उसी टाइम पे ये ग्लोबल स्टॉकटेक टेक्स्ट के बारे में बोला गया था, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें कि कंट्रीज जो हैं, जितनी भी कंट्रीज पेरिस अग्रीमेंट को उस टाइम पे साइन किए थे, जितनी भी कंट्रीज ने साइन किया था, वो लोग रिव्यू करेंगी हर साल कि कैसे पेरिस अग्रीमेंट के हिसाब से उनका जो एक्शंस है वो जस्टिफाइड है या नहीं। मतलब जो भी कमिटमेंट्स हमने दिए हैं पेरिस अग्रीमेंट में, जो बताए थे कि 5 NDCs हमारे थे जिनको कि अभी लास्ट ईयर अपडेट किया गया है ना, पंचामृत गोल्स बताए थे ना लास्ट क्लास में बताए थे करंट अफेयर्स में, तो पंचामृत गोल्स, तो अब वो 2015 में पहली बार अडॉप्ट किया गया था NDCs को, तो वो NDCs को हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे इस ग्लोबल स्टॉकटेक प्रोसेस में। तो इट इज अ प्रोसेस फॉर कंट्रीज टू सी वेदर दे आर कलेक्टिवली मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग द गोल्स ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट 2015। और इसका जो 5th आइटरेशन है वो रिलीज किया गया COP28 में और अडॉप्ट किया गया बिना किसी ऑब्जेक्शन के। और ये जो है 8 स्टेप्स प्रपोज करता है ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिमिट में रखने के लिए। ये 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना से लेकर के इतना, इससे ज्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं, बट कोशिश यही है कि 1.5 तक ही अगर लिमिट कर सके तो उसको लिमिट करना है। तो 8 स्टेप्स प्रपोज किए गए हैं इस ग्लोबल स्टॉकटेक टेक्स्ट में, जिससे कि हम इस लिमिट को अचीव कर सकते हैं। पहला है फॉसिल फ्यूल फेज आउट। ये जो 8 स्टेप्स हैं उनके बारे में अब जिक्र करते हैं। फॉसिल फ्यूल फेज आउट, फेज आउट का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे करके बाहर निकाल देना। हाँ, क्या? हाँ, इनका फेज खत्म कर देना है।
The role of fossil fuels in causing global warming had never been ever acknowledged in any earlier COP decision, but this was getting increasingly untenable. इसके पहले फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में किसी भी कॉप में डिस्कशन नहीं किया गया था। तो बार बार इस बारे में बोला जा रहा था कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यही है फॉसिल फ्यूल्स। इसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो एमिशंस इनके कारण होते हैं उनको कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, चाहे इंडस्ट्रीज हो या ऑटोमोबाइल्स हो, सब इसी पे डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल्स पे ही। तो बिना फॉसिल फ्यूल्स के डेवलपमेंट तो पॉसिबल नहीं है, इस चीज की तो गारंटी है। लेकिन अब इसी फॉसिल फ्यूल की वजह से ही इतनी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रही हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं करना है कि ऑल्टरनेट सोर्स अपनाना है, साथ साथ में ओरिजिनल सोर्स को आपको खत्म भी करने की जरूरत है। तो आफ्टर मच deliberations, the final agreement called upon countries to contribute towards transitioning away from fossil fuels so as to achieve net zero by 2050. तो 2050 मैक्सिमम कंट्रीज ने अपना टारगेट सेट किया है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज ने। अब ये जितनी भी अग्रीमेंट्स होती है ना, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर रहती हैं, तो इसमें वेस्ट का डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर वेस्ट बोल दिया कि 2050 मतलब 2050, बट इंडिया का टारगेट 2050 नहीं है, इंडिया का टारगेट 2070 है। There were no time schedules and no targets. Some countries were extremely disappointed that the term fossil fuel phase out has not been used. इस बारे में जिक्र किया गया है, बट इस पूरे टेक्स्ट में ये जो टर्म है फॉसिल फ्यूल फेज आउट, उसको यूज नहीं किया गया है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम बात करते हैं बजट की, तो कौन से आर्टिकल में बजट के बारे में जिक्र किया गया है? एक 112 ब से बजट, ब से 12, इतना याद रखना, ठीक है। और ये बीपीएससी में हर 1-2 साल पे ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि ये बजट हो गया या मनी बिल हो गया, वो आसपास में ही है ना सारा, तो ये कौन से। लेकिन बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है। तो वैसे ही यहाँ बात हो रही है फॉसिल फ्यूल फेज आउट की, लेकिन कहीं पे भी फॉसिल फ्यूल फेज आउट टर्म को यूज नहीं किया गया है, प्लस कोई टारगेट नहीं दिया गया है, कोई टाइम स्केड्यूल नहीं दिया गया है कि कितने टाइम में हमको फॉसिल फ्यूल फेज आउट करना है। ये जो टारगेट है वो ये है कि हमको नेट जीरो अचीव करना है 2050 तक, लेकिन फेज आउट कब तक करना है, किस प्रोसेस में करना है कि इतने दिन में इतना फेज आउट करेंगे, इतने दिन में इतना फेज आउट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मतलब बस ऊपर ऊपर ऐसा लग रहा है कि ऊपर मन से बोलना था, बोल दिया कि फेज आउट कर देंगे, लेकिन उसका कोई सॉलिड टारगेट नहीं है। नेक्स्ट जो यहाँ पे सेकेंड स्टेप है वो है ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं तो कौन कौन सी होती हैं रिन्यूएबल एनर्जीज? विंड, सोलर, वाटर, हाइड्रो बोलेंगे इसको, और हाँ जियोथर्मल होता है। क्या होता है जियोथर्मल वैसे? हाँ, अर्थ के हीट को यूज किया जाता है। और टाइडल एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर भी रिन्यूएबल एनर्जी है। हाँ, बायोगैस भी इसी में आ जाए। तो ये सारी हैं रिन्यूएबल एनर्जीज, लेकिन अभी मैक्सिमम जो यूज होता है वो है सोलर, बहुत तो हाइड्रो और विंड। बाकी ये सब को अभी हम उतना कैप्चर नहीं कर पाए। न्यूक्लियर को कोशिश किया गया है कैप्चर करने का, बट उतना अच्छे तरीके से अभी नहीं हो पाया है। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो मैक्सिमम डिपेंडेंस अगर देखा जाए तो हाइड्रो पर और सोलर पर यही है। तो अब ये जो टारगेट है, ये हर कंट्री को ये टारगेट दिया गया है कि अगले कुछ सालों में हमें हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल कर देना है। तो दिस वाज एन एक्सपेक्टेड आउटकम एंड द ओनली वन दैट कंट्रीब्यूट्स टू एडिशनल एमिशन रिडक्शन बिटवीन नाउ एंड 2030. The COP agreement calls upon countries to contribute to
tripling of the global installed capacity of renewable energy and doubling of the annual improvements in energy efficiency। अब देखो दो चीजें हैं, पहला कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी कि कितना रिन्यूएबल एनर्जी, अब कुछ प्लांट्स होती हैं जो कि इंस्टॉल तो कर दी जाती हैं लेकिन उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, तो जितना आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कि जितना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको ट्रिपल करना है, ठीक है। और दूसरा है कि डबलिंग ऑफ एनुअल इंप्रूवमेंट्स इन एनर्जी एफिशिएंसी, कि एक साल में आप कितना इंप्रूव करते हैं, साल दर साल उसको डबल करते जाना है। और एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि अगर 10 वॉट का यूज करके आज एक बल्ब जल रहा है तो कल 10 वॉट को यूज करके 2 बल्ब जलना चाहिए, परसों उसको यूज करके 4 बल्ब जलना चाहिए, तब जाके एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो आपका डबल होगा। So together these two measures have the potential to avoid emissions of about 7 billion tons of carbon dioxide, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर हम ये कर पाए तो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट बिटवीन नाउ एंड 2030, और ये सिर्फ अगले 6 सालों की बात है, पूरे 2050 तक ये बात नहीं चल रहा है, सिर्फ नेक्स्ट 6 ईयर्स में अगर हम इस दोनों चीज को अचीव कर पाए, रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना और एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करना साल दर साल, तो ट्रिपलिंग इज अ ग्लोबल टारगेट एंड इट इज नॉट इनकम्बेंट ऑन एवरी कंट्री टू इंडिविजुअली ट्रिपल इट्स करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हर एक कंट्री को ट्रिपल करना है कि ओवरऑल जितना कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करना है। तो यहाँ हर एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, ग्लोबल जो कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करना है। यानी हो सकता है कि आज यूएस की कैपेसिटी 200 मेगावाट है और इंडिया की कैपेसिटी 100 मेगावाट है, तो इसको ट्रिपल करने का मतलब हो गया कि 900 मेगावाट हमें डेवलप करना है ना, दोनों मिला करके। यानी अब यूएस हो सकता है कि इसमें से 700 मेगावाट कर ले और इंडिया हो सकता है 200 मेगावाट करे, तो दोनों पे इंडिविजुअल टारगेट्स नहीं है, सब मिला करके जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको हमें ट्रिपल करना है। इट इज दस नॉट क्लियर हाउ दिस ट्रिपलिंग वुड बी इंश्योर्ड। वो होता है ना कि जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है तो सबको लगता है कि अरे हम नहीं तो वो तो कर ही लेगा, वो नहीं तो वो तो कर ही लेगा, तो क्लियर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कैसे हम इस गोल को अचीव करेंगे। देखो क्लाइमेट चेंज को जितना हवा बनाया गया है कंट्रीज के द्वारा, उस लेवल पे उसके लिए स्टेप्स नहीं लिए गए, सिर्फ दिखाने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। क्योंकि अगर सोचो वाकई में अगर क्लाइमेट चेंज के लिए स्टेप्स लिया जाता तो एसी और रेफ्रिजरेटर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की बात होती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। नेचुरल वेज ऑफ कूलिंग, पेड़ इतना जो कट रहा है उसको कम करने का कोशिश किया जाता है। हर जगह कंक्रीट जंगल जो हम लोग बनाए जा रहे हैं, कभी देखे हो कि मतलब अगर ऑब्वियसली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए होगे कि अगर पेड़ वाले जगह पे चले जाओ तो टेम्परेचर कितना कम लगता है, और वहीं अगर हर तरफ बिल्डिंग 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 हो तो टेम्परेचर कितना ज़्यादा लगता है। तो हर कोई बोल रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन करने की जहाँ तक बात आती है तो अगर गाड़ी बंद भी होता है तब भी हम उसमें एसी चला के बैठते हैं, बिना एसी के नहीं बैठते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं, कंट्रीज बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन एज इंडिविजुअल्स हमें इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स को लेना होगा। यहाँ से वहां तक जाना है तो स्कूटी या बाइक लेने के बजाय पैदल भी जा सकते हैं। इस चीज को जब दिमाग में आएगा ना कि इसका इन्वायरमेंट पे कुछ कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो ये चीज हर एक इंडिविजुअल को सोचना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हो सकता है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ ग्लोबल लेवल पे लीडर्स जो हैं वो मिलते रहेंगे, ऐसे टारगेट सेट होते रहेंगे, वो टारगेट्स मीट नहीं होंगे। कभी सुना है कि किसी एक कन्वेंशन का टारगेट 100% मीट हो गया? क्योटो प्रोटोकॉल की जहां तक बात होती है तो क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से ना कुछ कंडीशंस दिए गए थे कि ये कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएगा कि इतनी पार्टीज जब इसको साइन कर लेंगी तब जाकर के ये प्रोटोकॉल जो है वो फोर्स में आएगा। वो हुआ था 2020 में, 1994 या 5 में, एग्जैक्ट तो हमको याद नहीं है, लास्ट स्लाइड में देखेंगे कि कब अडॉप्ट हुआ था। उस टाइम पे वो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था और 2020 में वो कंडीशन फुलफिल हुआ।
और 2020 वाज द लास्ट ईयर जब उस प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन का वो था, डेट था कि इसके बाद ये प्रोटोकॉल एक्सपायर कर जाएगा। नेक्स्ट है मीथेन एमिशन कट्स। मीथेन क्या होता है? CH4। फॉर्मूला तो नहीं पूछे थे हम। हाँ, बायोगैस जो होता है वो मीथेन होता है, ठीक है। तो मीथेन इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रीन हाउस गैस अपार्ट फ्रॉम CO2, अकाउंटिंग फॉर नियरली 25% ऑफ ऑल दी एमिशंस। यानी CO2 के बाद अगर किसी गैस की वजह से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूशन होता है तो वो मीथेन है। और मीथेन का सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक से, खास करके राइस प्रोडक्शन जो होता है उससे मीथेन एमिशन सबसे ज्यादा होता है। तो राइस प्रोडक्शन, भले ही हम लोग जो है, इंडिया जो है वो एक राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, राइस हमारा स्टेपल डाइट है, लेकिन राइस की वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं। 1 किलो राइस के लिए शायद गैलन्स ऑफ वाटर यूज करना पड़ता है, टन्स ऑफ वाटर यूज करना पड़ता है। तो इट इज ऑल्सो अबाउट 80 टाइम्स मोर पोटेंट दैन CO2 इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। भले ही जो मीथेन का परसेंटेज है वो कम है, लेकिन उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कि एक मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मीथेन कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, तो वो CO2 से बहुत ज्यादा है। तो मीथेन emission reductions can therefore bring substantial benefit. However, several countries including India are extremely opposed to any mandate to cut methane emissions, mainly because one of the major sources is agriculture and livestock. कि अगर हमको मीथेन एमिशन को कट करना पड़ा यानी एग्रीकल्चर को कंट्रोल करना पड़ेगा और लाइव स्टॉक को कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइव स्टॉक यानी कि जो गाय भैंस ये लोग होती है ना, तो उनका जो डंग होता है उसमें मीथेन एमिशन होता है। तो अब आधी जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और इन्हीं सब एनिमल हस्बेंड्री में एंगेज्ड है। अगर इसी को हम कट कर देंगे तो उसको कहीं उनको तो जगह देना पड़ेगा ना, वरना ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है और बढ़ जाएगा। तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम मीथेन एमिशन को कट करें। कटिंग मीथेन एमिशंस वुड इन्वॉल्व ट्विकिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस which would be extremely sensitive in a country like India. Possibly in deference to the concerns of such countries, the agreement does not mention any targets for methane emission cuts for the year 2030. की बात किया गया है कि यहाँ पर करना है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जैसे हम तुम लोगों को बताते हैं पढ़ना है ना, लेकिन तुम लोग पढ़ते नहीं हो। तुम लोग को भी पता है कि पढ़ना है, पर कोई टारगेट नहीं बनाते हो कि कैसे पढ़ना है, कोई रूटीन नहीं बनाते हो कि कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट है ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। तो द ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन द ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। ड्राफ्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि अभी बस इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। हो सकता है आने वाले कॉप्स में इसको अडॉप्ट किया जाए। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पेरिस अग्रीमेंट टू एनहांस क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन by increasing awareness and the funding towards countries' adaptation needs in the context of 1.5 to 2 degree Celsius goal of the Paris Agreement। कि पेरिस अग्रीमेंट के तहत जो गोल सेट किया गया था उसके लिए हमें अवेयरनेस इंक्रीज करने की जरूरत है और कंट्रीज को फंड देने की जरूरत है। वही है ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। कि इसको, लेकिन ये अभी सिर्फ ड्राफ्ट टेक्स्ट है जिसमें कुछ क्रिटिकल इश्यूज को एड्रेस किया गया है, जैसे है क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर स्केर्सिटी रिडक्शन। क्या समझते हो इससे? क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर स्केर्सिटी, हाँ, ग्राउंड वाटर लेवल जो हमारा डिप्लीट कर रहा है, वो सारी चीजें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाटर स्केर्सिटी हो रहा है उसको बोलते हैं क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर स्केर्सिटी, और उसको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ इश्यूज के बारे में ये ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन जो है वो बात करता है। दूसरा है क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? इसमें ये आ जाएगा, लेकिन क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? क्लाइमेट रेजिलिएंट का क्या मतलब होता है? हाँ,
ऐसे फूड को ग्रो करें प्लस ऐसी प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करें जो कि क्लाइमेट चेंज को ज्यादा इंड्यूस नहीं करती हो। जैसे एक ना एक तरीका होता है राइस कल्टीवेशन का, कुछ एस से नाम होता है उसका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, SRI शायद, सिस्टमिक राइस इंटेंसिफिकेशन ऐसे करके कुछ सिस्टम है साउथ इंडिया में, इसको फॉलो, हाँ, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसको फॉलो किया जाता है साउथ इंडिया में। रिसेंटली इसको मतलब कोई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो ये जो है वो, क्योंकि राइस जो है, राइस पता है ना कैसे होता है कि पहले उसके सैपलिंग्स को अलग जगह पे वो किया जाता है, फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है कहीं और पर, उसको पूरा एकदम सबमर्ज करके रखा जाता है, तो वो बहुत ज्यादा पानी को यूज करता है। लेकिन ये जो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत कम पानी में और न्यूट्रिएंट्स उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि राइस का क्वालिटी खराब हो जाएगा या क्या। तो ऐसे प्रैक्टिसेस को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। सेकेंड एक चीज होती है हाइड्रोपोनिक्स, सुना होगा, सुना है हाइड्रोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स? नहीं नहीं, बायो में नहीं पढ़ना था। हाइड्रोपोनिक्स बिना सॉइल के, हाँ, कुछ भी उगाना जो होता है ना सिर्फ पानी में, जैसे मनी प्लांट, मनी प्लांट को सॉइल की है तो प्लांट ही, लेकिन उसको सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब चीजें हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नई नई चीजें हैं, हम लोग कर बहुत पहले से रहे हैं। बट उसको हम लार्जर स्केल पे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसको यूज करके क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। फिर कुछ ऐसा भी होता है कि सिर्फ मतलब ये जैसे वॉल्स होते हैं ना, उस पे कल्टीवेट किया जाता है, बड़े बड़े हाँ शो प्लांट्स बोलते हैं, लेकिन वैसे शो प्लांट्स कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन आप राइस, व्हीट, ये सब भी आप उसको उस तरीके से कल्टीवेट कर सकते हैं। फिर जो हिली एरियाज हैं वहां पर टेरेस फार्मिंग होता है, वहां पर एक चीज होती है झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो उसमें क्या होता है कि एक जगह का अगर फॉरेस्ट एरिया है तो उसको पूरा पेड़ जो है वहां पे जला दिया जाता है और वहां पे एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज किया जाता है। ये बहुत हार्मिंग होता है एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि एक तो एमिशंस हो रहे हैं, जो पेड़ जो है उनको जलाया जा रहा है तो उससे एमिशंस हो रहे हैं। दूसरा, इतने पेड़ हैं, वो कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते, उस चीज को हम खत्म कर रहे हैं। फिर सॉइल, सॉइल का जब जलता है तो सॉइल पे भी उसका नुकसान पड़ता है। तो सॉइल का जो टॉप लेयर होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। तो वैसे तो ये अगर ट्राइबल पीपल की के हिसाब से देखा जाए तो ये उनके कल्चर का एक हिस्सा है, झूम कल्टीवेशन उनके कल्चर का एक हिस्सा है। लेकिन गवर्नमेंट हर कोशिश कर रही है कि इसको हम जो है कंट्रोल करने की कोशिश करें। फिर दिवाली के टाइम पे एक चीज के बारे में सुनते हैं बहुत ज्यादा, यही क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ग्रीन क्रैकर्स, एग्रीकल्चर बोल रहे हैं हम, कौन सा ग्रीन क्रैकर्स एग्रीकल्चर में होता है भाई? स्टबल बर्निंग, हाँ, इससे भी मीथेन एमिशन होता है, स्टबल बर्निंग। जो लास्ट में बच जाता है, जैसे क्रॉप का हार्वेस्ट जब हो गया तो जो लास्ट में स्टबल बच जाता है, पराली जिसको हिंदी में बोलते हैं, हाँ, दिल्ली में जो हमेशा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से। तो हरियाणा, पंजाब जो है वह राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो जब राइस का कल्टीवेशन हो जाता है उसके बाद जो लास्ट में स्टबल बच जाता है उसको जला दिया जाता है, ताकि अगले प्रोड्यूस के लिए सॉइल को तैयार किया जा सके। और ये जलने की वजह से जो दिल्ली वाला एरिया है, पूरा दिल्ली एनसीआर वाला एरिया, वहां पे पोल्यूशन लेवल्स एकदम एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। तो अब ये जो है फार्मर्स इसको गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके जगह पे उनको वो थ्रैशर वगैरह यूज करना पड़ेगा, कटर वगैरह यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए वो लोग तैयार नहीं है कि इतना बड़ा हमारा फील्ड नहीं है कि बड़ी बड़ी मशीन्स हम परचेज कर लें, प्लस इतना हमारी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम ये सब कर सके। लेकिन इससे इन्वायरमेंट पे बहुत गहरा नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेनी पड़ेंगी कि फार्मर्स को कन्विंस करें, चाहे आप इंसेंटिव दे करके उनको कन्विंस करिए या खुद ही मशीन प्रोवाइड करके उनको कन्विंस करिए, ताकि वो लोग स्टबल बर्निंग के अलावा जो और मेथड्स हैं उसको यूज कर सके। जैसे एक मशीन होता है हैप्पी सीडर, ये शायद जब हार्वेस्ट करता है ना, तो जब ये
जब कट करते हैं क्रॉप्स को, तो जो भी स्टबल होता है उसको भी साथ में साफ करते हुए चला जाता है। यूट्यूब वगैरह पे इसकी वीडियोस मिल जाती हैं बहुत अच्छी। हाँ, सॉइल में मिक्स करता चला जाता है उसको, और वो अगर सॉइल में मिक्स हो गया तो है तो वो एक प्लांट ही, तो वो हाँ ह्यूमस का काम करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट्स। क्या समझे इससे? क्लाइमेट चेंज का जो भी अगर हेल्थ करता है तो ऐसा चीज उसके अगेंस्ट लाइक हम कोप कर पाए। हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको कोप अप करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा। जैसे पोल्यूशन जब इंक्रीज होता है तो एस्थमा का प्रॉब्लम इंक्रीज होता है, साइनस का प्रॉब्लम इंक्रीज होता है, ब्रीदिंग इश्यूज लोगों को होने लगते हैं। तो इन चीजों को डील करने, स्किन इश्यूज होने लगते हैं। जैसे अब ये पोल्यूशन होता है, उससे ओजोन लेयर में होल हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है यानी यूवी रेज जो है वो आपके डायरेक्ट स्किन से कांटेक्ट करेंगी। तो जब ये होगा यानी स्किन डिजीजेस की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगी। तो साथ साथ में हम इसको कोप अप कैसे कर सकते हैं उसको भी हमें डेवलप करने की जरूरत है, और ये सारी चीजें बोली गई हैं ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन में। तो ये नहीं पूछेगा कि इसमें मेंस से रिलेटेड भले एक आध चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले मेंस में, लेकिन प्री में ये पूछेगा कि ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन जो है वो कौन से कॉप में अडॉप्ट किया गया, या उसके बारे में किस, ये ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन किस चीज के बारे में बात करता है, क्लाइमेट रिलेटेड अडेप्टेशन या मरीन रिलेटेड अडेप्टेशन, किस चीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, पीपीसीए। अब ये जो एक अलायंस है वो एक कोएलिशन है नेशनल और सब नेशनल गवर्नमेंट्स का। सब नेशनल गवर्नमेंट्स क्या होता है? क्या होता है सब नेशनल गवर्नमेंट? नेशनल गवर्नमेंट क्या होता है? जो कंट्रीज के सबसे हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट होता है। तो सब नेशनल क्या हो सकता है फिर? स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होगा। ये मेरा लैंग्वेज नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और ये तुम स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिख सकते हो क्योंकि हर कंट्री में स्टेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो PPCA is a coalition of national and subnational governments, businesses and organizations working to advance the transition from unabated coal power generation to clean energy. इंडिया में अगर हम कोल पावर की बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर जो हमें मिलता है वो कोल से ही मिलता है। इसीलिए देखो गर्मी के दिन में जब कोल शॉर्टेज हो जाता है तो पावर कट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पावर कट्स बढ़ने का रीज़न ये है कि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो यानी ज़्यादा कोल का कंजम्पशन होगा, और ज़्यादा कोल का कंजम्पशन करना नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते हैं वो होने लगते हैं। तो ये जो PPCA है ये बनाया गया है ताकि धीरे धीरे करके जो हम कोल को बिना सोचे समझे यूज किए जा रहे हैं पावर जनरेशन के लिए, उससे हम धीरे धीरे करके क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर सकें। PPCA at COP28 welcomed new national and subnational governments and called for cleaner energy alternatives। ठीक है। नेक्स्ट जो अडॉप्ट किया गया वो था कोएलिशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप या चैम्प फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये है a total of 65 national governments signed the CHAMP commitments to enhance cooperation where applicable and appropriate with subnational governments in the planning, financing, implementation and monitoring of climate strategies। तो देखो अब इसका डिस्क्रिप्शन उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप एक दो बार पढ़ोगे ना तो दिमाग में आ जाएगा, इसके उससे भी समझ में आ जाएगा, जो इसका नाम है उससे भी समझ, लेकिन नाम याद रखना पड़ेगा कि अगर सिर्फ पूछ ले कि चैम्प इनिशिएटिव कौन से उससे लिया गया था तो फिर ये ना होने लगे कि अब चैम्प जो है वो है क्या भाई, कहां से आया चैम्प। ठीक है। नेक्स्ट है कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर। अब ये फ्रांस ने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस
और ये क्यों है? तो नॉलेज शेयरिंग के लिए, पॉलिसी डिजाइन के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, जो कि फैसिलिटेट करता है जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम कोल टू क्लीन एनर्जी। आज ही के न्यूज एनालिसिस में एक न्यूज डिस्कस किए हैं, आज न्यूज एनालिसिस मिलेगा नहीं वैसे, कि एक स्टडी किया गया 6 कोल माइनिंग एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर कि ये देखा गया कि जो कोल माइनिंग एरियाज हैं वहां पर स्किन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहते हैं उन वर्कर्स को, और उनके आसपास भी जो लोग रहते हैं वो भी। बट ये जो स्टडी था ना, इसका एम ये था कि अगर कोल इकोनॉमी से हमें ट्रांजिशन करना है टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी, यानी कोल पे जो अभी हमारा डिपेंडेंस इतना ज्यादा है, तो ये जो वर्कर्स हैं जो कोल माइंस वगैरह में काम करते हैं वो कितना इफेक्टिवली ट्रांजिशन कर पाएंगे, क्योंकि इतने साल से वो लोग इसमें एंगेज्ड हैं। अब उनको अगर तुम रातों रात उठ के बोलोगे कि नहीं आज से हम कोल को यूज नहीं करेंगे, कुछ और यूज करेंगे, तो ये तो उनके लिए एक फाइनेंशियल डिजास्टर हो जाएगा ना, क्योंकि वो उनकी फैमिली उससे चलती है। उनको ये चीज समझ नहीं आती है कि कोल से जो है वो एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है। उनके लिए कोल जो है वो उनका करता धरता है, ठीक है, उनका जो पेट भरने का साधन है। तो इसीलिए ये जो ट्रांजिशन है, किसी भी कंट्री को ये ट्रांजिशन करने से पहले बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये चीज तो है ही कि इंडस्ट्रीज को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग उस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, क्योंकि हाई जो टेक्निकल लेवल पे लोग होते हैं, हाईली स्किल्ड लेवल पर, वो लोग तो फिर भी कहीं और इजीली ट्रांजिशन कर जाते हैं, लेकिन जिनके पास उसके अलावा कोई और स्किल है ही नहीं, वो कहाँ जाएंगे? तो आइदर आप उनको स्किल प्रोवाइड करिए, या फिर आप उनको एडिक्वेट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दीजिए कि जितने टाइम में आप कुछ और स्किल अक्वायर करते हैं गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती रहेगी, है ना। तो ये जो है कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर, वो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसी चीज पे कि अगर हमें कोल से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना है, ट्रांजिशन करना है, तो उसके लिए नॉलेज शेयरिंग करनी पड़ेगी। दो कंट्रीज, जो मान लो एक कंट्री कोई कर लिया, दूसरा कंट्री नहीं कर पा रहा है, तो वो अपना नॉलेज उसके साथ शेयर कर सकता है, कैसी पॉलिसीज उसने अडॉप्ट करी, प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर को लॉन्च किया गया है। और ये जो है वो एम करता है टू लेवरेज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लेसन्स लर्न्ड फॉर इफेक्टिव कोल ट्रांजिशन पॉलिसीज, क्योंकि अल्टीमेटली कोल से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की तो जरूरत है ही, क्योंकि ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जो आज नहीं तो कल जिस स्पेस पे हम लोग यूज कर रहे हैं वो खत्म होगा ही होगा। तो इससे अब ऐसा ना हो कि रातों रात एक दिन पता चले कि अब कल से कोल नहीं है, तो पूरी दुनिया जो है वो अंधेरे में चली जाए अगर कोल पे हम पूरे तरीके से डिपेंडेंट रहें तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि उसके बाद कुछ करने से अच्छा है कि उसके पहले ही जो भी स्टेप्स लेने हैं वो हम ले लें। अब इंडिया ने यहां पर 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए COP28 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका डिस्क्रिप्शन से लेकर के नाम सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये एकदम याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। पहला है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। It was launched at the COP28, led by the National Mission for Clean Ganga under the Ministry of Jal Shakti, Government of India. It is a unique alliance covering 275 plus global river cities. यहाँ सिर्फ कंट्रीज की बात नहीं हो रही है, एंड 11 कंट्रीज, सिर्फ 11 कंट्रीज ही इसका हिस्सा है, लेकिन 275 से भी ज्यादा ऐसी सिटीज हैं जो कि रिवर सिटीज है। रिवर सिटीज यानी कि हाँ, जहां से रिवर्स फ्लो करते हैं, जैसे कि पटना जहां से गंगा बहती है, ठीक है। तो वैसी सिटीज का एक यूनिक अलायंस है और ये 11 कंट्रीज में बेस्ड है, और इसको लॉन्च किया गया है, मतलब इसको लीड कौन कर रहा है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और ये इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि गंगा को क्लीन करने पे फोकस करता है। Partner countries include Egypt, Netherlands, Denmark, Ghana, Australia, Bhutan, Cambodia, Japan, and river cities of The Hague from the Netherlands, Adelaide from Australia, and Zolnok from Hungary. ठीक है, और ये जो है वो हाईलाइट करता है इंडियाज रोल इन सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट क्या होता है?
रिवर्स को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना, कि रिवर को, जैसे यमुना रिवर की अगर हम बात करते हैं तो यमुना रिवर अगर वाकई में फ्लाइट से देखोगे ना ऊपर से तो दिखेगा कि वो रिवर नहीं है, वो एक्चुअल में काला रंग का दिखता है। हम खुद पहली बार कंफ्यूज हो गए थे कि वो कहीं कोई नाला तो नहीं है, बट बाद में रियलाइज कि नहीं, वो यमुना नदी है। वो इतना काला हो चुका है कि, तो जो भी, अब दिल्ली बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन दिल्ली के डेवलपमेंट में आप यमुना रिवर के डेवलपमेंट को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो उन सिटीज में, एटलीस्ट जो सिटीज रिवर के आसपास लोकेटेड है, रिवर बैंक्स पे लोकेटेड है, एटलीस्ट उन सिटीज में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो रिवर सेंट्रिक होना चाहिए। और इंडिया जो है वो इसमें एक लीड रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारी रिवर्स हैं। अगर नॉर्थ में भी देखा जाए, साउथ में भी देखा जाए, तो इंडिया के पास बहुत सारी रिवर्स हैं। भले ही उनकी हालत खराब है, बट इंडिया कैन लीड, क्योंकि जो हमारी इनिशिएटिव्स होंगी, जैसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो एक एग्जाम्पल की तरह हम प्रेजेंट कर सकते हैं बाकी कंट्रीज के सामने। तो द ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस विल फैसिलिटेट नॉलेज एक्सचेंज, रिवर सिटी ट्विनिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये समझ में आया, रिवर सिटी ट्विनिंग? हाँ, कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे कौन सी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं जापान का, जापान की कोई एक रिवर, जैसे मेरा ज्योग्राफी उतना अच्छा नहीं है, तो जापान का कोई एक रिवर का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, और इंडिया में अगर हम गोदावरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं या यमुना का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इन दोनों रिवर्स, जो दोनों कंपैटिबल होनी चाहिए रिवर्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग, कि एक एकदम साफ है और दूसरा एकदम गंदा है, दोनों नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए। और तो जो इनिशिएटिव्स एक रिवर को प्रिजर्व करने के लिए लिया जाएगा, उसी लाइंस पर दूसरे रिवर्स को प्रिजर्व करने के लिए भी वैसा इनिशिएटिव लिया जाएगा। इसको एक चीज और नाम से जानते हैं, मतलब एक और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, सिस्टर सिटीज का कॉन्सेप्ट। जैसे वाराणसी और चाइना का कोई एक सिटी है, प्रॉब्ली बीजिंग है या कोई और सिटी है, जिसको कि सिस्टर सिटीज बोला जाता है, कि जिस तरीके से बीजिंग को डेवलप किया गया है उसी तरीके से वाराणसी को भी डेवलप किया जाएगा। तो उस कंट्री के साथ हम ऐसा पार्टनरशिप करते हैं कि आप हमें इसको डेवलप करने में असिस्ट करिएगा, ठीक है। वैसा ही है रिवर सिटी ट्विनिंग, कि दो अलग अलग कंट्रीज की जो सिटीज हैं उनको ट्विनिंग करवाना है, मतलब उनका ट्विनिंग करवाना है, ताकि दोनों का जो कंजर्वेशन है वो उसको हम कर सकें। हाँ, वैसा ही मिलता जुलता, मतलब उसको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अगर वो सक्सेसफुल हुआ है तो उससे मिलता जुलता प्रोग्राम्स आप भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। India launched the Green Credit Initiative here at the COP28 to create a participatory global platform for the exchange of innovative environmental programs and instruments, जिसका कि दो मेन प्रायोरिटीज है, वाटर कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन। ग्रीन क्रेडिट क्या होता है? नहीं, मतलब हाँ, वो एक एस्पेक्ट है, उसका एक एस्पेक्ट है, बट ग्रीन क्रेडिट का एक और एस्पेक्ट ये है कि जब भी हम कोई ऐसा पॉलिसी लेते हैं ना, ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट थोड़ा बेटर हो सकता है, जैसे कि कंपनीज को बोला जाता है कि अगर आप कहीं पे पेड़ काट रहे हैं तो उसके बजाय आपको कहीं पे पेड़ लगाना भी पड़ेगा। या कुछ कंपनीज जो होती हैं वो अपना खुद का पार्क्स बनवाती हैं या पेड़ लगवाती हैं अपना खुद का इनिशिएटिव लेके। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर 5 जून को सर्वोदय इनिशिएटिव लिया था कि 10,000 पेड़ लगाना है, ठीक है, बट सर्वोदय ने 10,000 पेड़ काटे नहीं है, लेकिन 10,000 पेड़ से इन्वायरमेंट पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको ग्रीन क्रेडिट के फॉर्म में मिलेगा। जैसे क्रेडिट स्कोर होता है ना, उसी तरीके से ग्रीन क्रेडिट मिलेगा कि अगर आप फ्यूचर में कुछ
उल्टा सीधा करते भी हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इस ग्रीन क्रेडिट से उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दो मेन प्रायोरिटीज जो है वो इसके तहत जो है वाटर कंजर्वेशन और दूसरा एफॉरेस्टेशन। और मेन पर्पस क्या है, तो बूस्ट वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज लाइक ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट by incentivizing it for big corporations and private companies, bringing about a change in climate issues faced by the country। कि ऐसा होता है ना कि अगर क्रेडिट मिलेगा उसके बदले हो सकता है कि बाद में गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करे कि जिसके पास ज्यादा ग्रीन क्रेडिट्स होंगे उसको टैक्स में कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। तो ऐसा करने से ये आप एक लोभ दे रहे हैं ताकि जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, अब मेरे और तुम्हारे करने से कुछ होगा नहीं, हम अगर 4 पेड़ लगा दिए, आप कोई और अगर 4 पेड़ लगा दिया, हाँ कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो इम्पैक्ट एक मिनिस्क्यूल इम्पैक्ट होगा। वहीं अगर कोई 1 लाख पेड़ लगाएगा कोई कंपनी, और ये कोई कंपनी ही कर सकती है, हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में 1 लाख पेड़ लगाना इज नॉट पॉसिबल, तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा, तो इसके लिए कंपनीज को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, और वही इंसेंटिवाइज करने के लिए ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम या इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो समझ में आया ग्रीन क्रेडिट क्या होता है। अब इंडिया और जो चीज किया है, मतलब ये तो हो गया, और ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम भी हो गया। दूसरा है इंडिया को लॉन्च द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड आईटी 2.0, जो कि फोकस करेगा इंक्लूसिव एंड जस्ट मैंडेटरी ट्रांजिशन, ये दिख रहा है ना, co-development and transfer of low carbon technology and financial support to the emerging economies for industry transition। तो अब ट्रांजिशन करने का मतलब तो समझ में आ गया होगा। जस्ट ट्रांजिशन क्या होता है फिर? हाँ, फेयर ट्रांजिशन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रांजिशन करना है तो उसके वजह से एकदम तबाही मचा दिए हम कि ट्रांजिशन करने के लिए, एकदम ऐसा ट्रांजिशन होना चाहिए स्मूथ कि सामने वाले को पता भी ना चले, कोई किसी तरीके का कोई चेंज उसके जिंदगी में ना आए। तो ऐसा फोकस हमें करना है कि हमारा जो ट्रांजिशन हो वो इंक्लूसिव हो, कि अब उस ट्रांजिशन की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं वो कहीं पीछे छूट जाएं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कहीं पीछे छूट जाएं। इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन, और इंडस्ट्री ट्रांजिशन मतलब कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो कोल डिपेंडेंट है, कल को जाकर के उसको रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट होना पड़े, तो उस इंडस्ट्री को भी पता ना चले कि ऐसा कुछ चेंज हुआ है, इतना स्मूथ ट्रांजिशन हो। को डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी, कि जिस भी टेक्नोलॉजी में कार्बन का यूसेज कम से कम हो, ऐसा टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करने की जरूरत है। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये लॉन्च किया था इंडिया और स्वीडन ने एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, यानी ये 2.0 है ना, 1.0 जो था वो 2019 में लॉन्च किया गया था। ये इंडिया का इनिशिएटिव्स ही चल रहा है, हाँ इंडिया का इनिशिएटिव्स ही चल रहा है। ग्रीन क्रेडिट्स हो गया, ग्लोबल सिटीज अलायंस हो गया, इसके अलावा लीड आईटी 2.0, मैंग्रोव अलायंस, हाँ ये सब इंडिया का ही इनिशिएटिव है। जैसे देखो ये इंडिया पहले ही ले चुका है, ये मैंग्रोव अलायंस के बारे में भी हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट में बताया हुआ है। ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम तो समझ में आ गया। सेकेंड है इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द मैंग्रोव अलायंस फॉर मिनिस्टेरियल मीटिंग एट COP28। तो ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है वो करता है टू स्केल अप, एक्सेलरेट कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड ग्रोइंग प्लांटेशन एफर्ट्स ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम्स ग्लोबली। अब बताओ कि मैंग्रोव्स क्या होते हैं? हाँ, सॉल्ट टॉलरेंट, हाँ जो कोस्टल एरियाज में जो पाए जाते हैं वैसे प्लांट्स को बोलते हैं मैंग्रोव्स। और इनका जो रूट्स होता है, इनका जो एक फीचर होता है वो एरियल रूट्स होता है, ठीक है, ताकि जो सॉल्ट ये लेते हैं उसको ये बाहर निकाल सके। तो ये जो मैंग्रोव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये कोस्टल एरियाज जो होते हैं उसके जो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं।
तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि हमें मैंग्रोव्स को कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया का एक सब्सटैंशियल पोर्शन जो है वो कोस्टल एरिया है। तो मैंग्रोव्स हमारे कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो मैंग्रोव की इकोसिस्टम को हमें कंजर्व करने की जरूरत है। और इंडिया ने इसमें इससे रिलेटेड जो है मैंग्रोव अलायंस जो मीटिंग हुई COP28 में उसमें पार्टिसिपेट किया, और ये लॉन्च हुआ था यूएई और इंडोनेशिया के द्वारा COP27 में, और इंडिया इसका एक मेंबर है। नेक्स्ट है इंडियाज नेशनल स्टेटमेंट एट COP28 reiterated India has successfully reduced the emission intensity vis-a-vis its GDP by 33% between 2015 and 2019, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। मतलब अगर क्लाइमेट एक्शन के मामले में देखा जाए तो टॉप 10 कंट्रीज जो कि अपने ट्रैक पे हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, उसमें इंडिया एक प्रोमिनेंट नाम है। ठीक है, तो 2005 से लेकर के 2019 में जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी है वो 33% ऑफ द जीडीपी से रिड्यूस हुई है। इंडिया हैज ऑल्सो अचीव्ड 40% ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज 9 years अहेड ऑफ द टारगेट ऑफ 2030। यानी ये जो हमारा सोलर पैनल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोथर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, सॉरी हाइड्रो पावर जो होता है या थर्मल पावर जो होता है, उससे हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो हमारा टारगेट था कि बाय 2030 जितना भी हमारा जैसे 100 वॉट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें से एटलीस्ट 40 वॉट जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आना चाहिए। और ये टारगेट हमने अपने जो हमारा पहला डिस्टिंक्ट टारगेट था 2030, उससे 9 साल पहले ही इसको हमने अचीव कर लिया है। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आंसर्स का वो है, फॉर्डर है। और दूसरा एग्जाम में भी पूछ सकता है स्टेटमेंट, तो ऐसा मान लो ये स्टेटमेंट दे दिया और इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो ये मत सोच लेना कि नहीं नहीं इंडिया के बस की बात नहीं है कि 9 साल पहले हम टारगेट अचीव कर लें तो उस स्टेटमेंट को हम गलत करके आ जाए। Between 2007 and 2017, India has added around 100 gigawatt of installed electric capacity, of which 80% is attributed to the non-fossil fuel based sources. यानी कि अगर जो हमने मतलब 2017 से 2023 के बीच में जितना भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी था उसमें 100 गीगावाट्स को ऐड किया, लेकिन उस 100 गीगावाट्स में से 80 गीगावाट जो आया वो आया नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से। ठीक है, यानी बिना कोल के। फिर ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस तो समझ में आ गया। ठीक है, कॉप्स एंड देयर मेजर आउटकम्स, ये 28 का 28 याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद करने का जरूरत है, जो जितना भी इसमें दिया हुआ है वो सब याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है वो है 1997 क्योटो में हुआ था, जहां पे कि क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था। हाँ नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हैं कि 1995 में या कब हुआ था, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो बोल रहे हैं। 1997 में क्योटो में हुआ था COP3, जो कि अडॉप्ट किया था क्योटो प्रोटोकॉल लीगली। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लीगली बाइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन टारगेट्स, कि जितना आपका एमिशन है उसको आपको रिड्यूस करना है, और एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट था कि अगर नहीं होगा तो उसके लिए आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। दूसरा है COP7 2001, ये माराकीच मोरक्को में हुआ था, जहां पे माराकीच अकॉर्ड साइन किया गया जो कि क्योटो प्रोटोकॉल को रैटिफाई करता था। ठीक है, फिर COP28 2002 इंडिया में, और इंडिया में इसके बाद नहीं हुआ है अभी तक COP समिट। 23 होने वाला है, 33, अच्छा अब बहुत टाइम है। दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया, और इसमें कुछ हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, इंडिया में हुआ था तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली डिक्लेरेशन जिसमें कि डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज के बारे में बोला गया। दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला गया। फिर है COP15 2009 कोपेनहेगन डेनमार्क, जिसमें कि $30 बिलियन का एक फास्ट स्टार्ट फाइनेंस जो है वो अडॉप्ट किया गया 2010 से 2012 के लिए,
ताकि जो भी कंट्रीज को अपना क्लाइमेट चेंज का जो इनिशिएटिव्स लेने में स्टार्ट करने के लिए जो फंड की जरूरत है वो फंड उनको मिल जाए। फिर 2008 पोलैंड में अडेप्टेशन फंड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल लॉन्च्ड। तो देखो 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल लॉन्च, उसके तहत जो फंड चाहिए था वो लॉन्च हुआ 2008 में, यानी 11 साल के बाद। फिर COP 13 2007 बाली इंडोनेशिया में, जिसमें कि बाली रोड मैप एंड बाली एक्शन प्लान, जो कि शेयर्ड विजन, मिटिगेशन, अडेप्टेशन और टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिंग के बारे में बात करता है। तो इसमें क्योटो बहुत इंपॉर्टेंट है, माराकीच बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो है खैर है ही, ये अगर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2010 में COP 16 कैनकून मेक्सिको में, जहां पे कि कैनकून अग्रीमेंट्स हुआ, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से कैसे डील करना है उसमें असिस्ट करता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज एस्टैब्लिश हुई जो कि है ग्रीन क्लाइमेट फंड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देखना, 2 या 3 साल पहले ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। फिर 2012 में दोहा कतर में दोहा अमेंडमेंट किया गया क्योटो प्रोटोकॉल में, जो कि अब एक टारगेट सेट करता था कि हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है बाय 18% 1990 के लेवल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। फिर COP 19 2013 में वॉर्सो पोलैंड में, जहां पे वॉर्सो फ्रेमवर्क फॉर रेड प्लस अडॉप्ट किया गया। अब ये रेड जो इनिशिएटिव है ना, ये एक अलग इनिशिएटिव है जो किसी और क्लास में बताएंगे, मतलब ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। तो ये डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव है कि डिफॉरेस्टेशन को कम्बैट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है उसके लिए। तो एक है रेड, दूसरा है रेड प्लस, उसी में थोड़ा और एडिशंस करके रेड प्लस लॉन्च किया गया था बाद में। और इसी को ऑपरेशनलाइज करने के लिए वॉर्सो फ्रेमवर्क जो है वो पोलैंड में अडॉप्ट किया गया 2013 में। और यहाँ पर पहली बार लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड बात हुई, जिसका फंड अभी जो अडॉप्ट हुआ ना, उसमें पहली बार उससे रिलेटेड बात हुई थी 2013 में। फिर COP 24 2018 फिर से पोलैंड में, जहाँ पे कि पेरिस अग्रीमेंट का रूल बुक साइन किया गया। इसमें 2015 COP 21 पेरिस अग्रीमेंट सबसे रिसेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूएस इसका पार्टी नहीं है, मतलब 2019 या 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट था तो ही पुल्ड आउट ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट, क्योंकि उनके हिसाब से क्लाइमेट चेंज जो है वो कोई रियल इशू नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लोग जो हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर COP 26 हुआ 2021 में, कहाँ? ग्लासगो यूके में, जहां पे इंडिया ने अनाउंस किया अपना नेट जीरो टारगेट जो कि 2070 तक होगा। और इंडिया अनाउंस किया कि फेज डाउन करना होगा कोल बेस्ड पावर का। और यहाँ पे एक ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा जो है वो अडॉप्ट किया गया। फिर 2022 में ये हुआ COP 27 शार्म एल शेख इजिप्ट में, जहां पे लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात हुई। फिर $3.1 बिलियन प्लान जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कि कोई भी कैलामिटी या डिजास्टर जो होने वाला है, जैसे सुनामी अगर आने वाला है, तो उसके बारे में पहले ही आपको प्रेडिक्ट करके बता दिया जाएगा, वार्न कर दिया जाएगा, ताकि जो भी प्रिपरेशंस हैं वो आप कर सकें। दूसरा है G7 लेड ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर्स। फिर है अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। देखो 27 का है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार दिमाग में रखना चाहिए कि अगर पूछ ले कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है या कौन कौन से इनिशिएटिव्स COP 28 के तहत अडॉप्ट की गई थी, तो ताकि दिमाग में रहे कि ये जो है वो नहीं किया गया था। ठीक है। फिर एक्शन फॉर वाटर अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस अवेयर इनिशिएटिव,
मैंग्रोव अलायंस और इंडियाज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इंडिया से रिलेटेड याद रखना, मैंग्रोव अलायंस और इंडियाज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की लॉन्ग टर्म में अपने एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, वो COP27 में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? कुछ पूछना है इसमें? उसको सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, तो वहां क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुकी है, सही बात है। देखो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कैसे? टैक्स बेनिफिट्स दे रही है, ठीक है, लेकिन अभी भी प्रेजेंट अगर तुम जाकर के कंपेयर करो तो इलेक्ट्रिक स्कूटी का प्राइस देखो, और आफ्टर जो सब्सिडीज और जो भी चीजें इंसेंटिव्स दी जा रही हैं उसके बाद भी, और जो पेट्रोल बेस्ड स्कूटी है उसका प्राइस देखो, दोनों में फर्क है, ठीक है। दूसरी चीज लोग ये देखता है कि अगर हम इसमें अभी 50,000 ज्यादा लगा रहे हैं और उस 50,000 को हम बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे तो शायद उसका रिटर्न्स जो हमको मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। तीसरी चीज ये कि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हैं तो क्या उसकी कैपेसिटी इतनी है कि हम अगर फुल अपना टंकी फुल करा लिए और उसके बाद जितनी दूर तक हम जा सकते हैं, क्या फुल चार्ज करके स्कूटी उतनी दूर तक जा सकती है? और मान लो अगर डिस्चार्ज हो जाता है रास्ते में, तो अगर फ्यूल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप तो तुमको मिल जाएगा, लेकिन रिचार्ज स्टेशन क्या हमको आसपास मिलेगा? कम से कम गया जैसे शहर में तो नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। तो एक चीज होती है कि लेने से पहले की चैलेंजेस, कि स्कूटी पहले डेवलप करना था, वो चैलेंज हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब लेने के बाद की जो चैलेंजेस हैं उसको अब हमें कंप्लीट करने की जरूरत है, ठीक है। देखो मेरा आवाज इससे ज्यादा आज निकलेगा नहीं लगता है, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं।